हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं, आपकी जो क्लास चल रही है आज आपकी 3rd क्लास है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आपका चल रहा है भाषा बालक व भाषा शिक्षण किसे कहते हैं। तो इसके बारे में फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं, मैं आपको भाषा बता दी हूँ, भाषा 3 प्रकार की वो बता दी हूँ मैं आपको। और जैसा कि संप्रेषण किसे कहते हैं, संप्रेषण भी आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया, ये मैं आपको बता दी हूँ। इसके बाद भाषा शिक्षण का महत्व एवं उसकी आवश्यकता क्या क्या होती है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया है भाषा शिक्षा का महत्व क्या है और उसकी आवश्यकता कहाँ कहाँ पर है। और सबसे पहली बात मैं आपको ये भी बता दूं कि भाषा जो विकास में सुनने की जो भूमिका होती है वो कहाँ कहाँ पे होती है, तो भी मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ। ठीक है, इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता दी हूँ जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे ने भाषा के बारे में क्या क्या कहा है, इसके बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, इन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास दिया था, इन्होंने 4 चरण बताए थे, कौन कौन से चरण बताए थे उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं आप सभी से। इसके बाद नेक्स्ट फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था नेम चॉम्स्की के बारे में। ठीक है, तो नेम चॉम्स्की के बारे में मैं आपको बता दी हूँ। तो आई होप आपने जो अगर पिछली क्लास देखी होगी तो आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लेव वाइगोस्की के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, 3 वैज्ञानिकों के बारे में मैंने आपको बताया था, नेम चॉम्स्की, जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की। ठीक है, तो आप सभी को आई होप अच्छे समझ में आया होगा। और जिसको भी अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज उसके आगे का चैप्टर है, क्या है आज आपको मैं बताऊंगी त्रिभाषा सूत्र व संवैधानिक प्रावधान। तो त्रिभाषा सूत्र और संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और किस प्रकार से इसमें आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन आंसर बनते हैं और किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए भाषा जो है, भाषा संविधान की धारा 343A के अनुसार भारत की राजभाषा जो है वो देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। ठीक है, भारत संविधान में भाषा जो है वो 343 भाग 1 में के अनुसार कहा गया है कि भारत की जो राजभाषा है वो देवनागरी लिपि यानी कि हिंदी होगी। और इसके अतिरिक्त कहा गया है अनुच्छेद 351 में यह कहा गया है कि हिंदी भाषा का इस तरह विकास का प्रोत्साहन दिया जाए ताकि यह भारत की सामाजिक सांस्कृतिक के सभी तत्वों को अभिव्यक्त प्रदान कर सके। ठीक है, अभिव्यक्त करने का माध्यम बन सके। तो हिंदी भाषा को यहाँ पे इतना महत्व दिया गया है कि हिंदी जो है वो हमारी जो देवनागरी लिपि यानी कि हिंदी जो है वो हमारी राजभाषा है। ओके, और अनुच्छेद 351 में भी यही कहा गया था कि हिंदी भाषा को इस तरह विकास का प्रोत्साहन दिया जाए ताकि यह जो भारत है, भारत की जो सामाजिक सांस्कृतिक के सभी तत्वों को अभिव्यक्त प्रदान करने का माध्यम भी क्या हो, हिंदी हो। ओके, समझ में आप सभी को। तो हमारे जो भारत की जो संविधान है उसमें 343A के अनुसार कहा गया है ये बात। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप तो 343 के बारे में आपने सुन लिया। अब यहाँ पे बात आ रही है अनुच्छेद 342 के 2 अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342(2) के अनुसार क्या कहा गया है। तो देखिए जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 342 है, इसके अनुसार यहाँ पे कहा गया है कि सभी कार्यालय कार्यों के संपादन हेतु अंग्रेजी को 15 वर्षों तक प्रयोग की बात कही गई है। ठीक है, कितने वर्षों तक, 15 वर्षों तक प्रयोग करने की बात कही गई है। और इसके बाद 1965 तक आते आते दक्षिण भारत में भाषा को लेकर विवाद और दंगे फसाद हुए। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपको मैंने बताया कि यहाँ पे जो आपका भारतीय संविधान बना, आप लोग कमेंट करके बताया आपका भारतीय संविधान जो है पूरा कंप्लीट कब लिख गया था। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा, सभी को पता है। कहाँ कहाँ से लिया गया है ये मैं आपको शॉर्ट्स वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, कई बार बताया है मैंने आपको। तो देखिए यहाँ पे ये बात कही गई 1965 तक आते आते क्या हुआ, दक्षिण भारत में भाषा को लेकर विवाद और दंगे फसाद हुए। इससे यह पता चला कि अंग्रेजी भाषा को पूर्णतः खत्म नहीं किया जा सकता, अतः हिंदी भाषा अब तक से लेकर के अब तक, ठीक है, हिंदी भाषा क्या है तब से लेकर के अब तक जो है, कब से लेकर के जब से हमारा जो संविधान बना था उस टाइम में क्या कहा गया था कि जो राजभाषा है यानी कि देवनागरी लिपि हिंदी होगी। ठीक है, तब तक कि अब तक जो है भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बन सकी। कौन सी भाषा, हिंदी भाषा जो है तब से लेकर के अब तक हिंदी भाषा जो है वो राष्ट्रभाषा नहीं बन सकी। ठीक है, राजभाषा का दर्जा प्राप्त, लेकिन राष्ट्रभाषा का दर्जा उसे प्राप्त नहीं हुआ। तो चलिए देखिए इसके बाद क्या बात आती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद यहाँ पे बात होती है त्रिभाषा सूत्र के बारे में। तो देखिए त्रिभाषा सूत्र क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो त्रिभाषा सूत्र जो है फ्रेंड्स 1966 से 64 में कोठारी कमीशन द्वारा त्रिभाषा सूत्र की संकल्पना को राष्ट्र के समक्ष रखा गया। इसके बाद 1968 की शिक्षा नीति के अनुसार त्रिभाषा सूत्र के लिए कुछ सिफारिशों की गई।
कौन कौन सी सिफारिश की गई थी? देखिए, पहली जो सिफारिश की गई थी वो कहा गया था कि विद्यालय में पहली भाषा के रूप में मातृभाषा या कि क्षेत्रीय भाषा को पढ़ाया जाए। यह सिफारिश किसने किया था फ्रेंड्स? कोठारी कमीशन द्वारा त्रिभाषा सूत्र की संकल्पना को जब राष्ट्रभाषा के समक्ष रखा गया था, तब उस टाइम पे इसके बाद क्या हुआ था, 1968 की जो शिक्षा नीति बनी उसके अनुसार कहा गया था कि जो त्रिभाषा सूत्र नीति है, इसके अनुसार त्रिभाषा सूत्र के लिए कुछ सिफारिश की गई हैं। जैसे कि पहली सिफारिश में तो यही कहा गया था, जो बच्चों की प्राथमिक भाषा यानी कि जो उनके विद्यालय में पहली भाषा होनी चाहिए वो उनकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को पढ़ाया जाए। ओके, अभी मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगी कि पहली भाषा यानी कि मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा क्या होती है, दक्षिण भारतीय भाषा क्या होती है, दक्षिण भारतीय अंग्रेजी भाषा क्या होती है, इन सभी के बारे में आपको बताऊंगी। उसके बाद इन्होंने कहा मतलब पढ़ाया जाए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट सिफारिश उन्होंने की थी कि द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी भाषी राज्यों को भी आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी और गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाए। देखिए, यहाँ पे बात हुई कि जहाँ पर हिंदी बोली जाती है वहाँ पर जो प्राथमिक भाषा है यानी कि जो मातृभाषा है उसको हिंदी रखा जाए। अगर जहाँ पर आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी हो, जहाँ पर वहाँ पर जैसे अंग्रेजी भाषा बोली जाती है तो वहाँ पर क्या हो, वहाँ पे जो भाषी क्षेत्रों को हिंदी भाषा को द्वितीय भाषा बना दी जाए। ठीक है, अपने यहाँ जो है हिंदी को प्रथम भाषा माना गया है और अंग्रेजी को द्वितीय भाषा मानी गई। ठीक है, और इन्होंने बात की द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी भाषी राज्यों कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी और गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में माना जाए। इन्होंने प्रथम भाषा जो है हिंदी बताई और जहाँ पे अंग्रेजी बोली जाती है वहाँ पे द्वितीय भाषा क्या बताया, अंग्रेजी बताया, हिंदी बताया। ओके, समझ में आप लोगों को? अगर मान लीजिए हम लोग क्या यहाँ पे हिंदी बोली जाती है तो हम लोग की ये क्या है, फर्स्ट भाषा है। ठीक है, और हम लोग को जो सेकंड लैंग्वेज सीखनी है, जिसको हम अधिगम करेंगे, अधिगम करके सीखेंगे, वो हमारी क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, और इसी प्रकार फ्रेंड्स देखिए, जिसके यहाँ अंग्रेजी भाषा, जैसे कि अमेरिका वगैरह में क्या होता है, वहाँ पे अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, तो वहाँ पे क्या होगा, इंग्लिश जो होगी वो उनकी मातृभाषा यानी कि क्षेत्रीय भाषा होगी और जो हिंदी है वो उनकी भाषा अर्जन की भाषा होगी। ठीक है, तो ये इनकी सेकंड लैंग्वेज के रूप में यूज की जाएगी। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करें तीसरी भाषा उन्होंने क्या रखी। देखिए, तीसरी भाषा की यहाँ पे बात हो रही है, तृतीय भाषा के रूप में हिंदी भाषी तथा गैर हिंदी भाषी दोनों राज्यों में अंग्रेजी या कोई भी ऐसी आधुनिक भारतीय भाषा जिसे द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाई जाए। ठीक है, इन्होंने तीसरी बात क्या कही कि तीसरी भाषा हो, पहले तो हिंदी अंग्रेजी में आपको समझ में आ गया डिफरेंस किस प्रकार मैंने बताया। फिर तीसरा ये कह रहे हैं तीसरी भाषा के रूप में हिंदी भाषी तथा गैर हिंदी भाषी दोनों राज्यों में क्या हो, अंग्रेजी या कोई भी ऐसी आधुनिक भारतीय भाषा जिसे द्वितीय भाषा के रूप में न पढ़ाई जाए। ठीक है, जिसे अंग्रेजी भाषा के रूप में ना पढ़ाई जाए उस भाषा को हम क्या करें, तृतीय भाषा मान ली जाए। तो फिर देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद क्या आता है, 1968 ईस्वी की जो शिक्षा नीति को 1986 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दोहराया गया तथा इसका संशोधित रूप 1992 की कार्यकारी योजना में भी देखा गया। तो देखिए फ्रेंड्स, 1992 में जो कार्यकारी योजना में जो संशोधन हुआ उसमें क्या देखा गया, उसमें देखा गया हिंदी जो क्षेत्रीय भाषा। ठीक है, पहली भाषा उन्होंने दे दी मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा जो है हिंदी। उसके बाद सेकंड उन्होंने दे दिया अंग्रेजी भाषा दक्षिण भारतीय भाषा। ठीक है, जहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जहाँ पे जो मातृभाषा अगर अंग्रेजी है तो वहाँ पे जो दक्षिण भारतीय भाषा है उसको क्या कह दिया गया, उसको सेकंड लैंग्वेज कह दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो दक्षिण भारतीय भाषा है अंग्रेजी, तो उसके बारे में क्या कह दिया गया यहाँ पे, वो उसकी थर्ड लैंग्वेज हो गई। ओके, समझ में आप सभी को? इसके बाद देखिए फ्रेंड, दक्षिण क्षेत्र अहिंद क्षेत्र की बात यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मातृभाषा है, मातृभाषा आपकी क्या, कैसे तेलुगु, मातृभाषा यहाँ पे क्या, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, जिसके यहाँ जो भी भाषा है, जो भी भाषा के बच्चे हैं भारत में, जैसे कि आप जानते हैं बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, तो जैसे मराठी हो गया, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, ये सभी क्या है, सब मातृभाषा है। जहाँ पे बच्चों के घर में जो भाषा बोली जाएगी, जो आसपास में बोली जाएगी, बच्चे वो भाषा क्या होगी, उनकी मातृभाषा होगी। तो बस यही कहा गया है, बच्चे की जहाँ पे जो भी बच्चे हैं उनके जो घर की भाषा है यानी कि मातृभाषा है, उसी भाषा में उनको शिक्षा दीक्षा दी जानी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट बात वो करता है हिंदी भाषा। हिंदी क्या है, उसकी फिर सेकंड लैंग्वेज हो जाएगी, जिसको अधिगम अर्जन करके सीखेगा। अभी मैं आपको अधिगम और अर्जन का भी चैप्टर इसके बाद ही है, उसको मैं अच्छे से समझाऊंगी आपको। ठीक है, उसके बाद जो तीसरी भाषा उसकी आती है उसको बोलते हैं अंग्रेजी भाषा। ओके, फर्स्ट भाषा उसकी क्या होगी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, ये सभी। ठीक है, मलयालम,
और सेकंड भाषा हिंदी और थर्ड भाषा क्या होगी, अंग्रेजी होगी। ठीक है, इस प्रकार से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आंसर भी पूछा जाता है। ठीक है, और हर बार ऐसा क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिलता है। तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी इसका कराऊंगी, किस प्रकार से आपको क्वेश्चन आंसर देखने को मिलता है। ठीक है, आप किस प्रकार से आपको क्वेश्चन आंसर मिलेगा एग्जाम में, किस प्रकार से आप करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे बात करेंगे भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने भी आपको बताया था सामाजिक विकास के बारे में, CDP में पढ़ाया था, उसी प्रकार से फ्रेंड्स इसमें भी है। जैसे कि आपको हेल्थ के बारे में, हेल्थ से हम बात करेंगे। जैसे देखिए हम बात करेंगे हेल्थ के बारे में। ठीक है, हेल्थ अगर देखिए कोई भी बच्चा है, जिन बच्चों का स्वास्थ्य जितना अच्छा होता है उनमें क्या होगा, उनमें भाषा के विकास की जो गति होगी उतनी ही तीव्र होती है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट हम बात करेंगे बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस के बारे में। ठीक है, इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे। देखिए हरलाक के अनुसार, हरलाक एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा है, उनके अनुसार जिन बच्चों का जो बौद्धिक स्तर उच्च होता है उनका जो भाषायिक विकास है वो, जिससे जो बच्चे का बौद्धिक स्तर कम होता है उन बच्चों की क्षमता वालों बच्चों से अच्छा होता है। फिर इसी पर टर्मेन ऑफिसर आते हैं, उन्होंने कहा कि उनका यह मानना था कि जो तीव्र बुद्धि के जो बालक होते हैं उनका उच्चारण और शब्द भंडार क्या होता है, अधिक होता है। तो ये बात बेटा मतलब मैं आपको बता दूं, ये बात 100% सत्य है कि जिस बच्चे का जो मेंटली है, अगर उनका जो मेंटल पावर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, उनकी जो माइंड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, उनका जो IQ लेवल है वो अगर 140 प्लस है तो वो प्रतिभाशाली बच्चे हैं। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं ना। IQ लेवल में आपको पढ़ाऊंगी, IQ लेवल बहुत अच्छा है चैप्टर, उससे भी क्वेश्चन आंसर आपके पूछे जाते हैं इंटेलिजेंस से। अगर आप लोग DLED या फिर DLED BEd किए होंगे तो आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स आती है सामाजिक आर्थिक स्थिति, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन जो आती है, इसमें कहा गया है बालकों का जो सामाजिक आर्थिक स्तर की जो भाषा होती है, भाषा विकास को प्रभावित करता है। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ने वाले बालकों की शाब्दिक क्षमता शहरी या अन्य पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वाले बालकों से सामान्य कम होती है। ठीक है, अब इसके बाद फ्रेंड्स जो क्वेश्चन आंसर है मैं आपको भी कराती हूँ। परिवार का आकार भी महत्व रखता है उनकी भाषा विकास पे, उनके परिवार में कौन सी भाषा बोली जा रही है। और फिर फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात होती है उनकी बहुजन्म यानी कि मल्टी बर्थ। कुछ ऐसे अध्ययन हुए हैं जिनमें क्या मिलता है कि यदि एक साथ अधिक संतानें पैदा होती हैं तो उनमें भाषा विकास विलंब से होता है। इसका कारण है कि बच्चे एक दूसरे से अनुकरण करते हैं और दोनों ही अपरिपक्व भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे आप देखे होंगे यदि एक बच्चा गलत उच्चारण करता है तो उसी की नकल करके दूसरा बच्चा भी क्या करता है, गलत उच्चारण करता है। जैसे कि आप लोग देखते हो घर में जैसे बोलते हैं दुलार से, प्यार से, लाड़ से, जो बच्चे होते हैं लाड लगाने पे क्या होते हैं, वो बच्चे क्या होते हैं मतलब बहुत ही ज़्यादा कोई वर्ड सही बोलते हैं उसके बाद भी क्या करेंगे, वो बच्चा उस वर्ड को साफ साफ नहीं बोल के वो थोड़ा सा अपने खेलने के मूड में आकर के उस वाक्य को गलत बोलता है। ठीक है, और फिर अब मैं आपको बताती हूँ बाइलिंगुअल क्या होता है। बाइलिंगुअल जो होता है द्विभाषी जो होता है, द्विभाषी परिवार भी बालक के भाषिक विकास को प्रभावित करते। किस प्रकार प्रभावित करते हैं, यदि पिता हिंदी बोलने वाले हैं और माँ शुद्ध अंग्रेजी बोलने वाली है तो बच्चा क्या करेगा, तो ऐसे बच्चों में भाषा जो है, ऐसे बच्चों का जो भाषा विकास प्रभावित होता है और वे भ्रमित हो जाते हैं कि उन्हें कौन सी भाषा सीखनी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके बाद हम आपको जो नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स मैं आपको भाषा अधिगम और अर्जन बताऊंगी। ठीक है, इसके बारे में फ्रेंड्स जो भाषा अधिगम और अर्जन है ये आपका नेक्स्ट पार्ट है, ये आपका सेकंड चैप्टर है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको कल की क्लास में काफ़ी अच्छे से समझाऊंगी। भाषा अर्जन किसे कहते हैं, भाषा अधिगम किसे कहते हैं। तो आज थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ भाषा अधिगम किसे कहते हैं और भाषा अर्जन किसे कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको भाषा अर्जन के बारे में बताती हूँ। ठीक है, भाषा अर्जन किसे कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मैं यहाँ बात करते हैं भाषा अधिगम की। अधिगम और अर्जन क्या होता है, देखिए अर्जन की हम बात कर रहे हैं। अर्जन देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, जब किसी भाषा को बिना किसी व्यवस्थित शिक्षण प्रणाली के सहज रूप से सीखा जाता है तो वह भाषा जो है अर्जन कहलाता है। भाषा अर्जन की कुछ विशेषताएं निम्न प्रकार से हो सकती हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं भाषा अर्जन की, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, देखिए भाषा अर्जन देखिए यहाँ पे दिया गया है, फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, भाषा अर्जन जो है वो मानव मस्तिष्क की जन्मजात क्षमता द्वारा होता है। कब से होता है फ्रेंड्स, जब बच्चा जन्म लेता है तभी से वो जो भाषा अर्जन है वो मानव मस्तिष्क में तभी से स्टार्ट हो जाती है। और अधिगम करता क्या करता है, किसी भी भाषा का जो अर्जन है वो सहज वातावरण से करता है।
अधिगमकर्ता क्या होता है? सीखने वाला। और सहज मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? प्राकृतिक या जो बनावटी ना हो, ठीक है, जिसमें मतलब सीखने में बच्चों को नेचुरल तरीके से सुन के, सीख के, खेल कूद के माध्यम से बच्चे सीख जाते हैं, उसको सहज या फिर प्राकृतिक या जो बनावटी ना हो। इसके बाद यहाँ बात आती है भाषा अर्जन जो है वो अचेतन प्रक्रिया है। इसके लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता है बच्चों के साथ, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं? वो आपस में अपना खेल कूद के माध्यम से ऐसे ही बच्चे सीख जाते हैं। इसके बाद जो भाषा अर्जन होता है यदि परिचित परिस्थितियों में हो तो और भी अधिक प्रभावशाली होता है। जैसे कि बच्चे जहाँ पे परिचित होते हैं, जहाँ पे बच्चे जानते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, वहाँ पे अगर उनका भाषा अर्जन होता है तो वो क्या करते हैं? उस परिस्थिति में बच्चे क्या करते हैं? बहुत जल्दी सीख जाते हैं। अब देखिए बात करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे आपका भाषा अर्जन मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा से जुड़ा होता है। भाषा अर्जन जो है फ्रेंड्स वो किससे जुड़ा होता है? मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, ठीक है, इससे क्या होता है? जुड़ा होता है। अब देखिए यहाँ फ्रेंड्स आता है भाषा अधिगम। भाषा अधिगम किसे कहते हैं? भाषा अधिगम जो है फ्रेंड्स ये काफ़ी लंबा चैप्टर है और ये जो है फ्रेंड्स इसमें बहुत से मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने मत भी दिए हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है भाषा अर्जन के बारे में, भाषा अधिगम के बारे में, सॉरी। तो अधिगम किसे कहते हैं? जब किसी भाषा को व्यवस्थित शिक्षण प्रक्रिया द्वारा सीखा जाता है तो वह भाषा क्या कहलाती है? भाषा अधिगम कहलाता है। भाषा क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं अधिगम क्या होता है, ठीक है। अधिगम यानी कि लर्निंग, अधिगम अथवा सीखना, ठीक है। अधिगम अथवा क्या होता है? सीखना। लर्निंग मतलब क्या होता है? सीखना। किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया यानी कि एक्टिव रिस्पॉन्स देना क्या दर्शाता है? आपको सिखाना, ठीक है। यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो कब तक चलती है? जो जीवन पर्यंत चलती है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक आपकी चलती है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? ज्ञान को अर्जित करते हैं, ज्ञान को अर्जित करते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा हम ज्ञान को सीखते हैं। ऐसे ही आपके एक वैज्ञानिक आते हैं प्रेसी के अनुसार, ठीक है। प्रेसी के अनुसार हम बात करेंगे सीखना जो है हम उस अनुभव को कहते हैं जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है तथा हमारे व्यवहार को कोई नई दिशा मिलती है, ठीक है। हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, हमारे जो व्यवहार में क्या होता है? कोई नई दिशा मिलती है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं कि आपको अगर किसी चीज़ का ज्ञान होता है तो आप क्या करेंगे? तो आपको अगर पता चल जाए कि आप जितना सादा शांत रहेंगे, जितना ज़्यादा आप पढ़ाई करेंगे तो आप उतना ज़्यादा उच्च स्तर पर पहुँचेंगे। तो आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई ना कि आप जितना पढ़ाई करेंगे, जितना मन लगा के पढ़ेंगे, उतना आप उच्च स्तर पर पहुँचेंगे और अपने जो आपकी मंजिल है उसको आप पा जाएंगे। तो आप क्या करेंगे? आपके अंदर ज्ञान आया ना, तो फिर आप क्या करेंगे? पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे, आपको एक अंदर से मोटिवेशन आएगा। अधिगम जो होता है फ्रेंड्स वो व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायता होती है। अधिगम से क्या होता है? व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है और इसके द्वारा ही जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। कभी कभी क्या होता है, कोई जो व्यक्ति होते हैं, कोई बच्चा होता है जो क्या करता है? कोई भी चीज़ों को रटता है, ठीक है। रट कर विषय वस्तु को याद करने को अधिगम नहीं कहा जा सकता। बहुत से बच्चे होते हैं, कोई डर के भय से, कोई मार के भय से, या फिर कोई पुरस्कार की वजह से, ठीक है, मान लेते हैं कोई पुरस्कार की वजह से क्या करता है? कोई भी चैप्टर अगर उसको दिया जाता है क्लास में याद करने के लिए तो वो क्या करेगा? वो रट कर याद कर लेता है। तो रटने से क्या होता है फ्रेंड्स? रटने से विषय वस्तु को याद करने का जो अधिगम होता है उसको नहीं किया जा सकता। यदि छात्र किसी विषय वस्तु के ज्ञान के आधार पर कुछ परिवर्तन करने एवं उस पर उत्पादन करने की अर्थात ज्ञान का जो व्यवहारिक प्रयोग करने में सक्षम हो गया हो, तभी क्या होगा? उसके सीखने की जो प्रक्रिया है उसका जो अधिगम है वो अंतर्गत रखा जा सकता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करेंगे अधिगम के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। अधिगम के देखिए फ्रेंड्स प्रकार जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो आपका मोटर लर्निंग होता है, दूसरा वर्बल लर्निंग होता है, तीसरा आपका कॉन्सेप्चुअल लर्निंग होता है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। कितने प्रकार के हमने आपको बताया? 3 प्रकार के बताएं। कौन कौन से बताएं आपको फ्रेंड्स? मोटर लर्निंग यानी क्रियात्मक अधिगम, दूसरा बताया शाब्दिक या वाचिक अधिगम, और तीसरा बताया आपको हमने कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो देखिए जो पहला है क्रियात्मक अधिगम, मोटर लर्निंग जो है, ये क्रियात्मक अधिगम में सीखने के लिए क्रियाओं के स्वरूप और क्रियाओं की जो गति होती है, गति पर ध्यान दिया जाता है। प्रारंभिक जो बाल्यावस्था होती है इसमें हम अनेक प्रकार के गतिवाही कौशलों को अर्जित करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैं आपको बता दूं कि जो बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था में किसी वस्तु तक पहुंचना, उसे पहचानना और उसे समझने आदि का जो प्रयास करते हैं बच्चे, वो बिना किसी सहारे के खड़े होना
या फिर बिना किसी सहारे के प्रयास करना चलने का, या और क्या करते हैं वो लोग, मतलब अपने आप ही कोई ना कोई कहीं हाथ पैर फेंकते हैं, कहीं कुछ चिल्लाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, ये सब जो क्रिया करते हैं वो अपने प्रारंभिक बाल्यावस्था में ये अनेक प्रकार की गतिविधियाँ बच्चे करना सीख जाते हैं। ठीक है, तो इसको फ्रेंड्स ये जो होता है ये इसको अर्जन कहा जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट हम बता रहे हैं आपको शाब्दिक या वाचिक अधिगम, जिसको हम वर्बल लर्निंग कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये शाब्दिक या वाचिक जो अधिगम होता है यह सीखने में संकेतों, चित्रों, शब्दों, अंकों आदि के माध्यम से सीखना होता है इसमें। और इस प्रकार के जो सीखने में जो सार्थक तथा निरर्थक दोनों ही प्रकार की जो सामग्री है उसका प्रयोग किया जाता है। और इस प्रकार का जो शाब्दिक या वाचिक अधिगम में धीरे धीरे क्या होती है, सरल समस्याओं के समाधान से क्रमशः जटिल समस्याओं का समाधान करना तथा वैज्ञानिक आविष्कारों, यंत्रों और उपकरणों के निर्माण आदि का भी शिक्षण होता है। तो ये तो आपका वर्बल लर्निंग हो गया। इसके बाद आपका आता है कंसेप्चुअल लर्निंग, यानी कि विचारात्मक अधिगम। इस अधिगम में क्या होता है, इस अधिगम में व्यक्ति समाज में दैनिक जीवानुभव को देख करके या सुन करके या उस पर विचार करके जो कुछ भी सीखता है वह विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है। और इस अधिगम में मनुष्य क्या करता है, अपनी शारीरिक क्षमताओं की अपेक्षा मानसिक बौद्धिक क्षमताओं का भी प्रयोग करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए आज की क्लास में जो फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया है, एक मिनट, ये देखिए फर्स्ट जो मैंने आपको बताया, जब किसी भाषा को व्यवस्थित शिक्षण प्रक्रिया द्वारा सीखा जाता है तो वह जो भाषा अधिगम होता है वो कहलाता है, भाषा अधिगम कहलाता है। भाषा अधिगम के लिए कौशल जो है वो 4 बताए गए। कौन कौन से कौशल 4 बताए गए जो फ्रेंड्स मैं आपको बताई हूँ पहले। सुबोपाली, ठीक है, यहाँ पे दिया गया सुबोपाली। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दिया गया भाषा अधिगम एक चेतन प्रक्रिया है, सार्थक परिस्थितियों में यह प्रक्रिया और अधिगम प्रभावशाली होता है। नेक्स्ट दिया गया भाषा अधिगम के लिए हमें विशेष परिस्थितियों का निर्माण करना पड़ता है ताकि अधिगमकर्ता सीखने वाला की जो रुचि है वो भाषा को सीखने में बनी रहे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं सुबोपाली क्या होता है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो सुनना होता है ना, कोई भी चीज़ों को पहले सुन करके, ठीक है, सुनना यानी कि होता है श्रवण कौशल जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो श्रवण कौशल फ्रेंड्स किस प्रकार से होता है, जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं, इस स्किल में क्या होता है, बच्चों में भाषिक जो कौशल के विकास का जो क्रम होता है वो सर्वप्रथम श्रवण कौशल होता है। श्रवण कौशल का विकास जो होता है, श्रवण कौशल का अर्थ होता है सुनना। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे दिया गया ना, सुनना ही है यहाँ पे, सुनना। ठीक है, सुनना एवं कौशल का अर्थ होता है निपुणता प्राप्त करना। इस प्रकार से क्या होता है, जो श्रवण है, श्रवण यानी कि सुनना जो है, इस कौशल से अभिप्राय ये होता है कि विद्यार्थियों में दूसरों के विचारों को भली भांति सुनकर उसका अर्थ ग्रहण करने की जो क्षमता का विकास होता है वो क्या कहलाता है, श्रवण कौशल या फिर अन्य भाषाई कौशल के विकास का आधार होता है। क्योंकि जब बच्चा सुनेगा फिर उसके अंदर वो भाषा क्या करेगा, बोलने की कोशिश करेगा, और बोलने के बाद क्या होगा, सुनना भाषा के विचार विकास का पहला चरण होता है और इसके अभाव में अन्य कौशलों का समुचित विकास होना कठिन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको जो सुनना था इसके बारे में बता दिया। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको वो पाली बताऊंगी, बोलना, पढ़ना और लिखने के बारे में। ठीक है, शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध बोलना और शुद्ध शुद्ध लिखने के बारे में आपको कल की क्लास में आपको सब बताऊँगी। आई होप आज की क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी। जिसको भी कुछ पूछना है तो कमेंट करके आप सभी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आप सभी से मिलती हूँ, और नेक्स्ट क्लास में जो आपका है ये जो भाषा कौशल के जो 4 मैंने बताए हैं, सुबोपाली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, इसके बारे में आपको कल की क्लास में आपसे चर्चा करूँगी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे ब्रेक करते हैं, मिलते हैं हम आप सभी से नेक्स्ट क्लास में।